हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका जीनियस चेल्स में। राजनीति की गलियों से गूंजती एक आवाज, एक ऐसा निडर निर्भय जाबाज, एक देश प्रेमी की गौरव में सच्चाई, एक राजपुताना शेर हुंकार जिसने लगाई। जी हाँ, वो नाम है शेर सिंह राणा। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कहानी को शुरू करने से पहले दोस्तों, हमें इतिहास में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। ये कहानी बगैर फूलन देवी के अधूरी है, जिसका सफर रहा चंबल से सांसद तक, जिसे नाम दिया गया बैंडिट क्वीन का। चंबल के बीगड़ में कई उतार चढ़ावों को देखने के बाद एक समय ऐसा आया जिसने फूलन देवी के जीवन चक्र को बदल के रख दिया। अपने जीवन में कई तूफानों का बदला लेने के लिए फूलन देवी ने कई हत्याएं की। बेमाई का सफर भी कुछ ऐसा ही था, जहां से फूलन को भागना पड़ा और फिर कई महीनों बाद एक नई शक्ति और एक नए समूह के साथ वो एक बार फिर बेमाई जा पहुंची। 14 फरवरी 1981 की शाम, जब फूलन ने अपने गिरोह के साथ बेमाई को चारों ओर से घेर लिया और फूलन ने मांग की 2 लोगों को हाजिर करने की, मगर वो दोनों वहां नहीं मिले। फूलन ने तेज में आकर 22 ठाकुरों को एक पंक्ति में खड़ा किया और फिर उन्हें बेमाई में हुए इस नरसंहार से समस्त भारत चिंगाड़ उठा और इसी कारणवश उस समय के उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर वीपी सिंह को अपने पद से इस्तीफा भी देना पड़ा। ठीक 2 साल बाद फरवरी 1983 को फूलन आत्मसमर्पण के लिए तैयार हो गयी, लेकिन फूलन ने उत्तर प्रदेश पुलिस को आत्मसमर्पण न करके मध्य प्रदेश पुलिस को आत्मसमर्पण किया। उसकी शर्त थी कि वो अपने हथियार केवल महात्मा गांधी और माँ दुर्गा की तस्वीर के आगे ही रखेगी, न कि पुलिस के सामने। फूलन पर 48 अपराधों के आरोप लगाए गए, जिसमें हत्या, लूट और अपहरण जैसे मामले शामिल थे। 11 साल तक फूलन की कोई सुनवाई नहीं हुई और जेल में भी उन्हें कई यातनाओं का सामना करना पड़ा। 1994 में फूलन को पैरोल पर रिहा कर दिया गया और फिर मुलायम सिंह यादव की सरकार में फूलन के खिलाफ सभी मामले भी वापस ले लिए गए। इस कदम ने देश को झंझोड़ के रख दिया और सार्वजनिक चर्चा और विवाद का विषय बन गया। बाद में फूलन ने बौद्ध धर्म अपनाया और उनमें सिंह के साथ शादी भी की और फिर समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में मिर्जापुर से 11वें लोकसभा का इलेक्शन लड़ा और विजयी रही। 1998 में उन्हें हार का सामना भी करना पड़ा, मगर 1999 में फूलन को मिर्जापुर से फिर सफलता मिली और उन्हें मिर्जापुर का सांसद चुना गया। यहीं से एक नाम का आगमन भी हुआ और वो नाम था शेर सिंह राणा। ये बात है 25 जुलाई 2001 की। घड़ी में 1:30 हुए थे। फूलन अपने दिल्ली वाले बंगले के गेट पर खड़ी थी कि तभी 3 नकाबपोश लोग आए और उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाईं और उनकी हत्या कर दी। हत्या के 2 दिन बाद शेर सिंह राणा ने देहरादून में पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और फिर इस हत्याकांड के मुख्य आरोपी बने शेर सिंह राणा ने कुछ अलग ही बयान दिया। पंकज सिंह पुंडीर और शेर सिंह राणा का जन्म 17 मई 1976 को उत्तराखंड के रुड़की में हुआ, जिसने पुलिस को बयान दिया कि उसने बेमाई के 22 ठाकुरों की हत्या का बदला ले लिया। केस चलने तक अदालत ने शेर सिंह राणा को दिल्ली के तिहाड़ जेल भेज दिया। उसी समय जब शेर सिंह जेल के अंदर थे, तब आखिरी भारतीय सम्राट पृथ्वीराज चौहान के लिए बाहर कई अभियान चल रहे थे कि किस तरह अफगानिस्तान की धरती पर मौजूद उनकी समाधि पर जूते चप्पल मार के उन्हें अपमानित किया जाता है। उस समय शेर सिंह जेल के हाई सिक्योरिटी वार्ड में थे, जहां उन्हें अखबार के द्वारा जानकारी मिली कि कई बड़े नेता पृथ्वीराज चौहान की समाधि को वापस लाने का प्रयास कर रहे हैं। शेर सिंह से तालिबानी आतंकवादी ने कहा कि हम अफगानी जब चाहे हिंदुस्तान में आके जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन तुम भारतीयों की इतनी ताकत नहीं कि तुम अफगानिस्तान में पैर भी रख सको। शेर सिंह ने उसी समय सौगंध खाई कि वो पृथ्वीराज चौहान की अस्थियों को भारत लेकर ही आएंगे, चाहे इसके लिए उन्हें जेल तोड़ना ही क्यों न पड़े। और फिर आया 17 फरवरी 2004 का दिन। उस दिन उत्तराखंड पुलिस की वर्दी में 3 अज्ञात लोग तिहाड़ जा पहुंचे, जहां उन्होंने बताया कि वो शेर सिंह को एक केस में हरिद्वार की अदालत में पेश करने के लिए लेने आए हैं और वो अपने साथ हथकड़ी और जाली अदालत के ऑर्डर की कॉपी भी लेकर आए थे। सिपाहियों ने कॉपी को देखा और शेर सिंह को बैरक से निकालकर उनके हवाले कर दिया और फिर शेर सिंह राणा फिल्मी अंदाज में जेल से फरार हो गए। इस घटना के खुलासे के बाद से एक बार फिर शेर सिंह राणा सुर्खियों में थे और पूरे देश में जैसे हड़कंप समझ गया। शेर सिंह राणा जेल से निकलकर रुड़की पहुंचे, जहां से उन्होंने एक फर्जी पासपोर्ट बनवाया और कलकत्ता से होते हुए सीधे जा पहुंचे बांग्लादेश। बांग्लादेश में अपनी पहचान छुपाई और वीजा की तारीख बढ़ाने के लिए राणा ने वहां कॉलेज में भी एडमिशन लिया। बांग्लादेश से कंधार का रुख किया, वहां से हेरात होते हुए शेर सिंह अफगानिस्तान के गजनी जा पहुंचे, जहां उन्हें एक छोटा सा गाँव मिला। उसी गाँव में मोहम्मद गौरी की कब्र थी और उसी के बाहर शेर सिंह राणा को
को पृथ्वीराज चौहान की समाधि भी मिली। वहीं उन्होंने अपनी आंखों से पृथ्वीराज चौहान की समाधि का अपमान भी होते हुए देखा और ये सब देखकर एक राजपूत का खून खौल उठा, लेकिन वो खामोश रहे क्योंकि उनका लक्ष्य कुछ और था। शेर सिंह ने वहां के लोगों को समझाया कि वो मोहम्मद गौरी के मजार की मरम्मत करने आए हैं। इसी दौरान रात के अंधेरे में शेर सिंह राणा ने मौका देखकर पृथ्वीराज चौहान की समाधि को खोदा और जो अवशेष वहां से लेकर आ सकते थे उन्हें लेकर वापस 2005 में हिंदुस्तान आ गए और फिर सभी अस्थियां लेकर वो इटावा पहुंचे, जहां उन्होंने सभी अस्थियों से समाधि की पुनः स्थापना की और इसका उद्घाटन उन्होंने लोकल नेताओं द्वारा कराया और इसकी मुख्य अतिथि बनी उनकी मां सत्यवती राणा देवी। दोस्तों, तो ये थी कहानी शेर सिंह राणा की। एक राजपूत पृथ्वीराज चौहान की अस्थियों को भारत कैसे लेकर आया। शेर सिंह राणा पे एक फिल्म भी बनने जा रही है जिसके अभिनेता विद्युत जामवाल हैं। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।